नमस्कार मित्रों। आरोग्य जीवन यात्रा की जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। आवाज आ रही है मेरी? ओके। हम यहाँ योगाहार पे बात करते हैं, नेचुरल डाइट सिस्टम पे बात करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को बीमारी से बचाना, लोगों के जीवन में रोग मुक्ति रहे, आनंद पूर्वक जीवन जी पाए। साथ में जीवन का उद्देश्य क्या है वो भी समझ में आए, क्योंकि कई लोग जीते हैं लेकिन क्यों जी रहे हैं, क्यों जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किसके लिए जीना चाहिए, ये सब पता ही नहीं होता है। उद्देश्य बिना उद्देश्य का जीवन है उन लोगों का। तो हर हर कोई काम हम करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम जिंदगी जी रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद तो होना चाहिए। अब उम्र के हिसाब से हमारे मकसद बदलते रहते हैं। जैसे कि बच्चे हैं तो कॉलेज तक पढ़ाई करते हैं, तब तक बच्चे लोगों को क्या करना है, तो उनके लिए उद्देश्य एक ही है, शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा में सब कुछ आ जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं। साथ साथ में सोशल सब्जेक्ट जो है, सामाजिक रीत रिवाज, जो प्रदेश में रहते हैं, जो समाज में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ के जो इलाके के जो रीति रिवाज है उसको भी पढ़ना, समझना, सीखना इस बच्चों का काम है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बिजनेस धंधा या नौकरी धंधा करने लगते हैं। फिर उसकी जिम्मेदारी बदल जाती है। फिर घर चलाना, पैसा कमाना, विवाह करना, गृहस्थी निभाना और अपने साथ फैमिली में रहने वाले लोगों को संरक्षण देना, आर्थिक, सामाजिक सब जगह से। गृहस्थी 50-60 साल तक चलती है। 60 साल के बाद रिटायर होते हैं। तो रिटायर होने के बाद व्यक्ति की जो सोच है वो बदलने लगती है। उसका जीने का उद्देश्य, जीने का तरीका बदल जाता है। 60 साल के बाद व्यक्ति यही सोचने लगता है कि भी पूरी जिंदगी मैंने जो कमाया है, मान पान सम्मान मिला है, वो जिन्होंने उनको ये मदद की है, समाज ने की है, लोगों ने की है, कहीं से भी, तो वो रिटर्न देने का टाइम शुरू होता है। और साथ साथ में अपने जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण करने के लिए जिन्होंने अपने को जीवन दिया है, ऐसे भगवान की भक्ति के साथ, भगवान के साथ तन्मय हो जाना, उनको याद करना और मृत्यु के बाद उसी के पास वापिस चले जाना, यहाँ धरती पे वापिस नहीं आने का एक उद्देश्य होता है। कई लोग इसको मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। लेकिन आज तक आपने जितने भी धर्म ग्रंथ देखे होंगे, धर्म गुरुओं की बातें सुनी होगी, धार्मिक शास्त्र या जो भी है, अकेले हिंदुओं की बात नहीं है, दुनिया के सारे धर्म के अंदर अल्टीमेट तो यही बातें बताई गई है जो कॉमन है, कि मनुष्य का अवतार तभी सार्थक होता है जब आप लोगों के लिए, दुनिया के लिए, धरती के लिए, अपने लिए, अपने आत्मा की उन्नति के लिए जो काम करते हो उसमें आप सफल हो और अपने काम पूरा करके आप वापिस चले जाओ। और ऐसा माना जाता है और हम सबको पता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में
सबसे अच्छे काम करके जाता है, उसको इतिहास में उसका नाम लिखा जाता है, उसको आने वाली पीढ़ियां याद रखती है। तो हर बार जो जो लोग अच्छा काम करके जाते हैं, वो हर बार अलग नाम से होते हैं, अलग काम करते हैं। जितने भी हमारे हिंदू शास्त्रों में तो आप देखो तो हजारों साल से एक-एक नए-नए भगवान जन्म लेते रहते हैं। नए उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं, नए काम करते हैं, अपने काम निपटा देते हैं और जीवन पूरा करके वापिस चले जाते हैं। लोग उसको भगवान की तरह पूजते हैं। तो हर अवतार हमको कुछ न कुछ सिखा जाता है। आप रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, दूसरे लेटेस्ट जो अभी थोड़े सालों में 100, 200, 300 सालों में जो भगवान हो चुके, जिसको हम भगवान मानते हैं, जैसे स्वामीनारायण भगवान है, जलाराम बापा है। तो ये पिछले थोड़े समय से पहले अंग्रेजों के ज़माने से में ये लोग प्रकट हुए और अपने अच्छे काम करके गए। तो हमारा भी ऐसा कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ये सारे उद्देश्य फुलफिल करने के लिए पहली शर्त क्या है? आपका शरीर ठीक होना चाहिए। आपको समाज में, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने फैमिली के लिए जो भी कुछ करना है, उसके लिए आपको पहले हेल्थ चाहिए। बिना हेल्थ आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ जो है, वो कैसे रखें अच्छी? और हमारा तो काम यही है कि आप कोई भी फील्ड में काम करते हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे आप सैनिक हो या चाहे टीचर हो। हर व्यक्ति अपने फील्ड में काम कर रहा है। तो हर व्यक्ति बहनें घर सँभालती है। सबसे बड़ी ये धरती पे सबसे बड़ा कोई काम है तो वो है घर को सँभालना। बाकी सारे काम लोग सँभाल लेते हैं, लेकिन घर को सँभालना या बहनें को जितनी शक्ति और जो होशियारी भगवान ने बहनें को दी है, शायद पुरुषों को नहीं दी है। तो ये संस्कृति, ये समाज बहनों के कारण ही टिका हुआ है। तो बहनें सबसे ज़्यादा रोल इस धरती पे उनका ही है, क्योंकि उनके बिना घर नहीं होता है और घर नहीं होता है तो संसार नहीं होता है। तो ये जितने फील्ड में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सब लोगों को अपना काम अच्छा करना है, तो उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमने जो छोटी-छोटी बातें आपको हर रोज़ जो बताते हैं, वो आज दोबारा थोड़ा रिपीट करेंगे, क्योंकि कई लोग अपने ज़ूम मीटिंग में नए होते हैं। कई लोगों को हर बार जॉइंट होते हैं, फिर भी कई बातें नई समझने की होती है, तो थोड़ा रिवीजन हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ आपको पहले तो मैं ये बताऊँगा कि ये आहार का इंजीनियरिंग क्या बताता है। तो यहाँ रोग का कारण क्या है? अच्छा, मनुष्य को ही ये सारी बातें बतानी पड़ती है। बाकी दुनिया के सारे प्राणी अपने खुद के शरीर को सँभाल लेते हैं, उनको दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है और बुद्धि का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग ज़्यादा करने लगता है, तभी समस्याएँ खड़े होने लगती हैं। तो हमारी बुद्धि जो है, हम दूसरे कामों में अच्छी तरह लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का प्रयोग अच्छा करते हैं। लेकिन हेल्थ के बारे में नहीं करते हैं, क्योंकि ये बातें हमको पढ़ाई नहीं जाती, शिक्षा में नहीं है इसीलिए। तो सबसे बड़ा वजह यही है, सबसे बड़ा कारण यही है बीमारी का कि हमारा शरीर शाकाहारी है और दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी चबा-चबा के ही खाते हैं और वो कुदरत का नियम है। तो हम भी शाकाहारी है, हमको हर चीज़ चबा-चबा के खाना चाहिए। खुराक ऐसा ही जाना चाहिए हमारे शरीर में कि उसको डाइजेस्ट होने में दिक्कत ना आए, एकदम प्रवाही होके जाना चाहिए।
उसको खुराक को मुंह में रखो और उसको इतना चबाओ कि खुराक जितनी ही मुंह की सलाइवा, मुंह की लार खुराक में इकट्ठा हो जाए, चबाते चबाते प्रवाही हो जाए, फिर उसको निगलो। जब आप चबाने नहीं रहते तो आपकी छोटी आंतों में जाके वही खुराक फंसता है, सड़ जाता है, सड़न हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज हो जाती है और कब्ज ही सारी बीमारी की जड़ है। अब ये छोटी बात को हम गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, गंभीरता नहीं है इसमें। तो ये ध्यान रखें, हर व्यक्ति को आप बोलिए, आपके बच्चे हो, फैमिली मेंबर्स हो, आपके पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, उसको एक बात बार-बार बताइए कि भाई आपको लंबा अच्छा बिना बीमारी जिंदा रहना है, लंबी आयु भुगतना है, तो चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। तो 80% से ज्यादा तो समस्या आएगी ही नहीं शरीर में, ये हमने देखा है। तो एक ये आप बात हर एक को बताइए। दूसरा, चबाते नहीं है तब क्या होता है कि आपकी आंतों में गंदगी इकट्ठा हो जाती है, आप ज्यादा खा लेते हो। ज्यादा खा लेते हो तो क्या होता है कि आपके शरीर में ज्यादा खुराक चला जाता है, फिर आपकी आंतों में, आपके खून में ज्यादा खुराक जाने से कचरा बढ़ने लगता है। आप जितना खाते हैं इतना मेहनत नहीं करते हैं, फिर हालत ऐसी हो जाती है कि कचरा इकट्ठा होने लगता है और वो कचरा ही बीमारियों की जड़ है। और वो कचरा जहां-जहां इकट्ठा होता है, जहां जैसे कि किडनी में इकट्ठा होने लगता है तो स्टोन बनने लगता है, पैंक्रियाज में कचरा इकट्ठा होने लगता है तो डायबिटीज आ जाती है, आपके हृदय में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, हार्ट अटैक आ जाता है, लीवर में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो फैटी लीवर हो जाता है। ये सारे कचरे ही है और कुछ नहीं है। तो एक एक ये समस्या है। दूसरा जो कारण है वो है हम तीनों टाइम पकाया खाते हैं। पकाया खुराक एसिड होता है। भगवान ने जितने शाकाहारी प्राणी बनाए हैं सबका खून का पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहना चाहिए। हम तीनों टाइम पका के खाएंगे तो हमारा खून अल्कलाइन की जगह एसिड बनेगा, तो वो भी बीमारी की पीछे एक कारण है। और जब खुराक पका के हम खाते हैं तो पकाने के कारण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो बीमारियों से बाहर आने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, आंतों की सफाई करो, खून की सफाई रखो और जो आपके ऑर्गन में जो कचरा जमा पड़ गया है, जमा हो गया है और बीमारी आई है, तो इस कचरे को निकालने का काम करो, आप आसानी से बीमारी से बाहर आ पाओगे। तो शरीर की सफाई बड़ी आंत से करनी है। बड़ी आंत को साफ रखने के लिए एनिमा का प्रयोग किया करो। छोटी आंत की सफाई के लिए आप त्रिफला हरद लिया करो, बीमार नहीं हो तो भी त्रिफला हरद ले सकते हैं। जिन लोगों को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है वो मल शुद्धि का पाउडर भी आता है, टेबलेट भी आता है, उसका प्रयोग करें। इससे आंतों की सफाई हो जाएगी। आपकी खून की सफाई के लिए आप एक टाइम उपवास यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग किया करो। 24 में से 8 घंटे के बीच में खाइए, बाकी 16 घंटा आप भोजन मत कीजिए, यानी उपवास रखो, तो आपकी खून की सफाई रहेगी। आपके ऑर्गन की सफाई के लिए आपको खट्टे मीठे फल खाने हैं। जो खट्टे फल है वही आपके ऑर्गन में से कचरा निकालने का काम करेंगे। तो ये सब सफाई के लिए है। सही खुराक के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब पकाया हुआ एसिडिक खुराक खाओगे तो यहाँ चित्र में देखो कैसे मोटा मोटा व्यक्ति दिख रहा है। जो पकाया खाना एसिडिक खुराक खाएंगे तो मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी के शिकार हो जाओगे। आप अल्कलाइन खुराक यानी कि बिना पकाया खुराक खाओगे तो शरीर ठीक रहेगा, मीडियम ही रहेगा। अच्छा, खुराक के प्रकार कितने होने चाहिए? तो हमारे खुराक में एक तो पोषक तत्व होने चाहिए, दूसरा कैलोरी होना चाहिए, तीसरा शरीर के कामदार यानी कि हमारा खून जो है, जो हीमोग्लोबिन है, जो हमारे शरीर के लिए काम काम करता है। सबसे ज्यादा काम शरीर में कोई संभालता है तो वह हीमोग्लोबिन। वो जितना नेचुरल इतना शरीर में 5 तत्वों का मैनेजमेंट सही तरह हो पाएगा। तो पोषक तत्व सबसे ज्यादा कहाँ से मिलेंगे? तो सबसे हल्के खुराक में। हल्के में हल्का क्या है? तो हरी पत्ती। हरी पत्ती में जितने पोषक तत्व मिलेंगे इतने शायद दूसरे कोई खुराक में मिलेंगे, आपको दूसरी जगह नहीं मिल पाएंगे।
तो पत्तियों हमको 2 चीज़ देते हैं, हरी पत्ती। एक देता है न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा और दूसरा देता है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल पत्तियों में जब होता है, तब अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश को इकट्ठा करके वनस्पति के लिए खुराक तैयार करता है। वही वनस्पति में नए पत्ते, नए फल, नए फूल, नए फल लगते हैं, जो हम खाते हैं, हमारे काम में आता है खुराक में। तो वही क्लोरोफिल जब पत्तियों में होता है तो खुराक पैदा करता है। वही खुराक हम जब खाते हैं और वही पत्ती हम खाते हैं, तो वो क्लोरोफिल शरीर में आके हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और वही हीमोग्लोबिन खुराक में से पांचों तत्वों को रिलीज करने का काम करता है। यानी कि पंच तत्व मैनेजमेंट का काम जितना क्लोरोफिल से बना हुआ हीमोग्लोबिन कर पाएगा, इतना शायद दूसरा हीमोग्लोबिन नहीं कर पाएगा। तो हमारे शरीर में अच्छा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कैक्टस का फल आता है, उसका जूस। अभी तो गुजरात में उसका भी कमलम करके एक फल का वावेतर होने लगा है। वो फल एक कैक्टस की प्रजाति ही है वो, उसको ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं। तो हर लाल रंग के जो रेड कलर के जो ड्रैगन फ्रूट, जो इसको काटो और अंदर से रेड कलर निकले, वो। और ये जो प्रिकली पियर्स नाम का जो फिंडलाब उसको बोलते हैं, हाथला थोर बोलते हैं गुजरात में उसको। तो वो नागफनी हिंदी में उसको बोलते हैं। वो थोर जो होता है उसका फल जिसको फिंडला बोलते हैं, तो वो सारे हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले हैं। वो नेचुरल हीमोग्लोबिन है, वानस्पतिक हीमोग्लोबिन है। तो प्राणी का आप खून पियो और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, वो गलत है, क्योंकि हम शाकाहारी है, हमको ये नहीं चाहिए। हमको तो वनस्पति जन्य हीमोग्लोबिन चाहिए। तो जिन बहनों को खून कम है, हीमोग्लोबिन कम है, वो लोग ये फिनला यानी कि कैक्टस का फल जो है उसका जूस पीना रखे, तो उनको ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो शरीर के पंचतत्वों का मैनेजमेंट बढ़ेगा। दूसरा, गुणवत्ता। जो आप खुराक कच्चा खाते हो तो अल्कलाइन रहता है, पका देते हो तो एसिड बन जाता है, तो एसिड को कम खाना है। डेयरी उत्पाद जो है उसमें हमको ध्यान ये रखना है कि उसमें खाने वाली चीज दो ही है, एक दही है, दूसरा है मक्खन। दूध, चाय, कॉफी को नहीं लेना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। और अनाज जो खाते हो इसमें आपको लिटिल मिलेट ज्यादा खाना चाहिए। दूध, गेहूं, चावल और मकई जैसे बड़े बड़े दाने वाले जो अनाज है, बड़ी साइज के दाने वाले, वो सब मजदूरों के लिए है, हमारे शहर में रहने वाले कम मजदूरी करने वाले के लिए नहीं है। तो ये क्लोरोफिल जो होता है वो आपके शरीर में बढ़िया काम कर लेता है। स्वाद भी आपके शरीर में काम करते हैं, तो टेस्ट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, तो मीठी चीजें खाया करो। वो आपको कैलोरी देगी, शक्ति देगी, लेकिन वो रिपेयरिंग के काम में नहीं आएगा। ज्यादा मीठा खाओगे तो कफ करेगा और वजन बढ़ाएगा। तो वजन बढ़ाने के लिए कफ प्रकृति जिम्मेदार है और इसमें मीठा स्वाद जो है वो जिम्मेदार होता है। खट्टा का काम होता है नई ताकत देना, नई रिपेयरिंग करना, उसका काम है सफाई करना। आपके शरीर के ऑर्गन में जहां जहां कचरा इकट्ठा हुआ है, वो सारे कचरे को तोड़ के निकालना है, तो आपको खट्टे चीजों को प्रयोग में ज्यादा लेना पड़ेगा। तो खट्टी चीजें जो है, जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं और जब खट्टा खाते हैं तो शरीर का कचरा निकलता है ज्यादा, वो खून में इकट्ठा होता है। खून में पकाया खुराक खाने के कारण खून में गंदगी करने वाले, वायु करने वाले बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं। वो बैक्टीरिया वायु पैदा करते हैं ज्यादा, और आपकी खून की नसों जो होती है, नलिकाएं, इसमें वायु का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसको वायु प्रकृति बोलते हैं। तो खट्टे का काम है वायु प्रकृति बढ़ाना, वजन कम करना और सफाई काम करना। तो तीनों टाइम पकाया खाने वाले को ही खट्टा नुकसान करता है, बाकी एक ही टाइम पकाया खाओ, ज्यादा कच्चा खाने वाले को खट्टा नुकसान नहीं करता है। तीखा का काम है कि वो पित्त बढ़ाता है। ज्यादा तीखा मुंह में रखते हैं तो मुंह में सलाइवा लाता है, और उसका दूसरा कोई काम नहीं है। वो नहीं सफाई करता है, नहीं ताकत देता है, नहीं न्यूट्रिशन देता है। तो तीखा ज्यादा नहीं खाइए, उससे बचे, क्योंकि वो पित्त बढ़ाता है, एसिडिटी बढ़ाता है। तो मीठी चीज कफ करता है, खट्टी वायु प्रकृति बढ़ाता है, तीखी आपके शरीर में पित्त बढ़ाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से आप सबको पता है कि शरीर में जो बीमारी आती है, इसके पीछे कफ, पित्त और वायु,
ये तीनों का ही रोल होता है। तो कफ पित्त वायु को कंट्रोल रखिए, तो आपके शरीर में बीमारी आने के चांसेस ही नहीं है। अच्छा, कड़वा जो होता है, वो कड़वा का काम है वायरस को मारना। देखो, ये बारिश के मौसम में करेला, कड़वे करेले की सब्जी खाने का परंपरा है हमारे देश में। तो बारिश में ही क्यों खाने की परंपरा है? क्योंकि बारिश में हवा कंटामिनेटेड है, पानी भी कंटामिनेटेड होता है। अब जो खुराक खाते हो वो भी जल्दी सड़ जाता है। तो हवा, पानी और खुराक तीनों कंटामिनेशन ज्यादा होने के कारण शरीर में वायरल लोड बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए कड़वे सब्जियां बना के खाने की परंपरा है। और बारिश के मौसम में तो एक ही बार खाने का बताया है हमारे शास्त्रों ने। आप ठंडी के मौसम में 3 बार खाइए, गर्मी के मौसम में 2 बार खाइए और बारिश के मौसम में एक ही बार खाइए। इसीलिए सबसे ज्यादा उपवास के दिन हमको बारिश के मौसम में ही हमारे धर्म शास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों वालों ने बताए हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें आपको याद रखनी है। और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हमारी? तो जो लोग बीमार हैं, वो सुबह में उठ के मल त्याग करने के बाद एनिमा लेके हाथों की सफाई रखें। सुबह में योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो दोपहर तक उपवास करें। दोपहर से शाम तक कच्चा ही खाए। ये बारिश के मौसम में कच्चा खाने से गैस बनने की समस्या ज्यादा रहती है, तो आप जो भी कच्ची चीज खाते हो, उसको पहले नमक वाले पानी में वॉश करके उसके ऊपर रहे गैस करने वाले बैक्टीरिया, जो सड़न करने वाले सूक्ष्म माइक्रोब्स जो होते हैं, उसको वॉश कर लीजिए। नमक वाले पानी से कर सकते हो, एप्पल साइडर विनेगर से भी कर सकते हो, या तो ओजोनाइजर मशीन से पानी को ट्रीट करके ओजोन वाला पानी बना के उससे भी आप साफ कर सकते हो। तो ऐसा सफाई करने के बाद आप खाओगे कच्ची चीजें, तो आपके शरीर में गैस नहीं बनेगी। तो दोपहर से शाम तक कच्ची चीजें खाइए। हरी पत्ती के जूस या चटनी साथ में खाइए। गैस से बचने के लिए खट्टे स्वाद का भी ज्यादा प्रयोग करो कच्चे के साथ। तो दोपहर से शाम तक कच्चा खाइए, चबा चबा के खाइए। रात का एक खाना एक टाइम पकाया खा सकते हो। इसमें अनाज की जगह लिटिल मिलेट का प्रयोग करो। लिटिल मिलेट शाम को खाना है तो दोपहर को पका के रखो। ठंडा होने के बाद उसमें 1 आध चम्मच दही डाल दीजिए और मिक्स करके रात को ठंडा ठंडा ही खाइए। इसके साथ गरम सब्जी खा सकते हो, चटनी खा सकते हो, अचार खा सकते हो रात के खाने में। लेकिन दूध, चाय, कॉफी टोटली छोड़ देनी है, ये आपको ध्यान रहे। तो ये दैनिक दिनचर्या में इतना है। साथ में आपको प्रतिज्ञा भी लेनी है हर रोज। क्या लेनी है? कि मैं सुबह में योगा नहीं करता हूँ, तो सुबह से दोपहर तक उपवास करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा और बीमारी में तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा के हरी पत्ती चटनी या रस के रूप में 50% से ज्यादा कच्चा खाऊंगा, 50% से कम ही पकाया खाऊंगा। आप बीमार नहीं है तो भी ये प्रतिज्ञा रखिए। चौथी प्रतिज्ञा, मेरा वजन बढ़ा के मैं धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। जो है वजन है मीडियम मॉडरेट है तो बढ़ाना नहीं है। दुबले पतले हो तो मॉडरेट कर लो, मीडियम कर लो, लेकिन मोटे हो के जमीन पे मत चलिए। धरती माँ को बहुत वजन पड़ता है। और लास्ट वाली प्रतिज्ञा कि बीमार रह के, व्यसन करके मेरे परिवार या मेरे देश पे मैं बोझ नहीं बनूंगा। तो ये नियम का 5 प्रतिज्ञा आप रखोगे, तभी आप सच्चे देशभक्त माने जा सकते हो। इसके अलावा नहीं माने जा सकते। तो हम हेल्दी रहे, वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे कुटुंब पे हम बोझ करके नहीं जीना चाहिए, बन के। तो ये छोटी-छोटी आहार की बातें थी, जो कॉमन है। सब लोगों को बार-बार इसको समझना चाहिए, उसको प्रयोग में लाना चाहिए। अब हमारे पास जो टाइम बचा है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है, वो लोग अपना हैंड रेज करें, अपना वीडियो ऑन करें और हाथ हिलाए। मैं उनको अनम्यूट करूंगा, फिर वो अ, अपना सवाल करें। चंदाराम जी। हाँ जी।
बोलिए जी। मुझे क्या है, वो सिर्फ को चीज है, अभी वजन बहुत कम हो गया है, 27। 37 कम हो गया है वजन। तो आप देखिए, अभी पहले तो वजन तो अभी 27 है, अभी 27 किलो ही है। 27 हो गया है। बहुत कम हो गया है। देखो, आपका शरीर में वजन बढ़ाने के लिए 70 तो एनडीएस कर। हाँ, मैं वही बात बताता हूँ कि एनडीएस करने वाले का वजन बहुत कम हो जाता है। इसमें हम गलती क्या करते हैं कि हमारे शरीर को जो खुराक चाहिए, इसमें खुराक का जो उद्देश्य है वो हम ध्यान में रख के खुराक को तय नहीं करते हैं। शरीर में हमको न्यूट्रिशन चाहिए तो पत्ती खानी पड़ेगी, ये बात तो पक्की है। हमारा नया नेचुरल खून बनाने के लिए भी पत्ती जरूरी है। तो पत्ती जितनी आप ज्यादा खाओगे इतनी शक्ति कम मिलेगी, और शक्ति कम मिलेगी तो वजन कम होता जाएगा। तो न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ पत्ती ही खाइए कच्चे में। जो लोग दुबले पतले हो गए हैं वो पत्तियों के अलावा दूसरा कच्चा कुछ मत खाओ। दूसरा जो खाना है वो ताकत वाला खाओ, कैलोरी वाला। इसमें खजूर है, मूंगफली के दाने भिगो के खाइए। जिसमें चर्बी है जैसे तेलीबिया, तिल है, या मूंगफली के दाने हैं, बादाम है, जिसमें तेल आता है। साथ में आप मक्खन भी खा सकते हो। दूसरा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मीठी चीजें जो है, गुड़ है, खजूर है, शहद है, तो ये मीठी चीजें भी आपको ताकत देती है, वजन को पकड़ के रखने में सहायता करती है। और जिसमें प्रोटीन कंटेंट हो, जैसे कि मूंग है, चने हैं, तो उसको भी आप अंकुरित करके उसको भी थोड़ा ज्यादा खाया करो। तो आपको न्यूट्रिशन और खून के लिए पत्ती खानी है, लेकिन दूसरी कच्ची चीजें खाओ, कच्ची चीजें मत खाओ। क्योंकि आप फल खाओगे तो फल खट्टे होंगे तो आपको वजन बढ़ने नहीं देंगे, वजन को कम ही करते जाएंगे। तो ये दूसरे जो सलाद है या फल है उसको मत खाइए। आप सिर्फ और सिर्फ खाइए पत्ती कच्चे में। और बाकी जो खाना है इसमें आप क्या खाए, तो लिटिल मिलेट खाए। जैसे राजगीरा है, सामा है, मुरैया है, ऐसे जो छोटे दाने वाले अनाज है उसको आप खुराक में शामिल कीजिए, तो आपका वजन थोड़ा बढ़ेगा। और दही के साथ लिटिल मिलेट खाना रखिए आप। आपको दोपहर को भी थोड़ा आधा आधा पकाया ऐसा लिटिल मिलेट दोपहर को भी आप खा सकते हो, लेकिन गेहूं चावल मत खाइए। ठीक है। तो आपको शरीर के लिए पत्ती ही काम की है। दूसरा, ताकत के लिए लिटिल मिलेट खाना है। या तो तेलीबिया वाली चीज खानी है या तो प्रोटीन वाली चीजें खानी है। और साथ में थोड़ी शरीर को थोड़ी कसरत भी कराते रहिए, एक्सरसाइज भी करवाते रहिए। ठीक है। जितना खाया है उतना आपको पचाना पड़ेगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर वही की वही समस्या आएगी। ओके। अच्छा, भानुबेन, बोलो बेन, अनम्यूट करो बेन। हाँ बोलो। મજામાં हाँ बोलो बेन, मजा में। સાહેબ આ એલર્જી થઈ ગઈ છે થોડી થોડી, હમણાં કાચું ખાવાનું રાખ્યું છે ને તો સ્કિન ઉપર ખણ બહુ આવે છે। હા, देखो, આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે ભૂમડું મટવા આવે ને એટલે ખણ વધારે આવે। એટલે આનો મતલબ શું થયો કે જ્યારે બીમારીમાંથી બહાર નીકળવાનો ટાઈમ આવે એટલે એના સિમ્પટમ્સ જે છે ને એ તમને જોર મારે। જેમ કે ભૂતને બહાર કાઢવું હોય ને મરચાનો ધુવાડો આપો એટલે ભૂત બહાર જતા જતા ધમ પછાડા બહુ કરે। એટલે તમે જ્યારે કાચું ખાઓ છો એટલે તમારા શરીરના ટોક્સિન એ કોઈ પણ રસ્તે શરીર જે તોડે છે એ ટોક્સિન તૂટેલાને બહાર ક્યાંક કાઢવા પડે, કાં તો પરસેવા રૂપે, કાં તો પેશાબ રૂપે, કાં તો શ્વાસ રૂપે, ક્યાંક ને ક્યાંક એને બહાર કાઢવા પડે। એટલે આ શરીર એને બહાર નીકાળવા માટે જે કંઈ કરે છે એના સિમ્પટમ્સના રૂપે તમને થોડી આવી
નાની મોટી સિમ્ટમ્સ આવશે. એક વખત બોડી ક્લીન્સ થઈ ગયું, શરીરનો બધો કચરો નીકળી ગયો, પછી તમને આ સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ મળી જશે, એની મેરે મળી જશે. એટલે એનડીએસ ચાલુ કર્યા પછી આવા નાના મોટા જે સમસ્યાઓ આવે, ગેસ થવો, માથું ચડવું, ખંજવાળ આવવી, ગમે નહીં, તો આ બધી જે છે ને એ મૂળ તો સફાઈની એક પ્રોસેસ છે. અને એના કારણે તમે મકાન બંધ રાખીને ગયા હોય ને આવીને જયારે સફાઈ ચાલુ કરો ને એટલે આખા ઘરની અંદર ધૂળ ઉડવા મળે, અને ધૂળના કારણે પછી ખાંસી આવે ને ઉધરસ બી થઈ જાય ને શરદી થઈ જાય ને આવું બધું થાય. એટલે મકાન પડી રહ્યું ત્યાં સુધી કઈ તકલીફ નથી, પણ જેવી તમે સફાઈ ચાલુ કરી એટલે તમને આ બધી સમસ્યાઓ દેખાય. તો બોડી જ્યારે ડિટોક્સ થવાની પ્રોસેસ ચાલતી હોય ત્યારે આવી નાની મોટી સમસ્યાઓ આવે તો એને સહજ સ્વીકારવાની, અને સમસ્યા વધી જાય એટલે તમારે 1-2 દિવસ ખાવાનું ઓછું કરી નાખવું. ખાવાનું ઓછું કરી નાખવું, બરાબર? એટલે એનાથી શું થાય કે તમારું જે સિમ્ટમ્સ નો જે વધારે પડતી હોય ને એ થોડી ઘટી જશે. અચ્છા, જમવાનું તો બંધ જ છે 2 ટાઈમ, અને એક આ સ્કિન માટે નહીં, કાચું બી એ વખતે ઓછું ખાવાનું. તમે રો ફૂડ ખાતા હો ને તો બી એને બી થોડું ઓછું કરી નાખવાનું. અનમ્યુટ થઈ જાય છે તમારું માઇક, બોલો. કોલ આવે છે ને એટલે. ઓકે. જમવાનું તો એક જ ટાઈમ સાહેબ જમું છું, અને એ પણ ફળફળાદી જ ખાઉં છું. શાક રોટલી જો આમાં એક સાદી, મેં તમને 2-3 વસ્તુઓ આપણા બેઝિક ટોપિકમાં મેં બોલ્યો કે ખટાશ જે છે એ શરીરના કચરાને તોડી અને બહાર નિકાલ કરવા માટે પ્રેરિત કરે. હવે તમે સાંજે ભલે એકવાર કાચું ખાતા હો, પણ એની અંદર જ્યારે તમારા શરીરમાં આવા ખંજવાળ કે આવું કંઈક વધી જાય છે તો એવા વખતે કાચામાં પછી ખટાશ ઓછી કરી નાખવાની, 2-3 દિવસ બિલકુલ બંધ કરી દેવાની. તમે બંધ કરી દો એટલે તમને એમાં પછી રાહત થઈ જાય. સારું, ભલે. શક્ય હોય તો એકાદ દિવસ ઉપવાસ કરી લેવાનો, નિર્જરા કરી દેવાનો. પાવડર છે. હા, એ ટેલ્કમ પાવડર છે, સ્કિન નો હોય. તમને બહુ ઇરિટેશન ને એવું થતું હોય તો એ વખતે રાહત કરવા લગાવો, પણ એ બધું ઉપરના સાઈડે થયું. આપણી સમસ્યા જે છે ચામડીની અંદરની છે, અંદરથી બહાર આવે છે. એટલે જ્યાં સુધી અંદરથી બહાર આવવાની અટકે નહીં ત્યાં સુધી તમને એમાં રાહત ના થાય. તમે ઉપર લગાવો એટલે તમને આરામ લાગે કે થોડું સારું લાગ્યું, પણ ખરેખર તો મૂળ અંદરથી જે બહાર આવી રહ્યું છે એને બંધ કરવા માટે ખાટા ફળ બંધ કરી દેવાના 2-3 દિવસ. તમને રાહત થઈ જાય એટલે પાછી થોડી ખટાશ ચાલુ કરવાની. એટલે જનરલી અમે બધાને કહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ તમે એનડીએસ ચાલુ કરો એ વખતે તમારે જેવી બોડી પર સિમ્ટમ્સ આવવાની ચાલુ થાય એટલે ખટાશને ઓછી કરવી. ઓકે, ભલે. એટલે જોતા ધીરે ધીરે ધ્યાન રાખતા આપણે શરીરને ક્લીન્સ કરવું જોઈએ. એક સાથે કરવાથી પણ નુકસાન છે. યોગા પણ કરું છું સવારે, કન્ટિન્યુઅસ 1 કલાક એ બધું સારું જ છે, એ બધું સારું છે, એ કરવું જોઈએ, એનો કોઈ વાંધો નથી. અને જલ્દી ભૂખ લાગી જાય યોગા કર્યા પછી તો વહેલું ખાવામાં કઈ વાંધો નથી. એના માટે આપણે ઇન્ટરમીડિયેટ ફાસ્ટિંગ લાંબો કરવો એવું જરૂરી નથી. 11 વાગે લંચ લઉં છું, એમ ડ્રિંક એવું કંઈક 11 વાગે લઉં છું. હા, એટલે હમણાં થોડા દિવસ ખાલી ખટાશ ઓછી કરશો ને તો તમારી જે સિમ્ટમ્સ છે એ બધી ઓછી થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ. ચાલો, ટાઈમ ઓછો છે, 1 મિનિટની આજુબાજુ. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મોબાઈલ ઓન કરી અને પૂછે. 1 મિનિટથી ઓછો સમય છે. મારા ભાભીને સાહેબ કમર બહુ પેન થાય છે. હવે કમર પેન થવામાં એક તો કિડનીમાં પથરી હોઈ શકે, એમને ગાયનિક સમસ્યા હોઈ શકે, અથવા L4-5 નંબરના મણકામાં દબાણ આવતું હોય ને ગાદી દબાતી હોય, નર્વસ સિસ્ટમ દબાતી હોય તો બી પેઇન થાય. હવે કયા કારણથી સમસ્યા છે એ જરા એમને જોવું પડે અને પછી એના ઉપર આપણે કંઈક કરી શકીએ. અને છતાંય વજન વધારે હોય કે એવું હોય તો એમને કોઈ એનડીએસ ફોલો કરે, વજન ઘટશે અને નેચરલ ફૂડ ખાવાનું ચાલુ કરે તો એમાંથી બહાર આવી જશે. જો કોઈ ટેસ્ટ કરાયા વગર કરવું હોય તો એનડીએસ ચાલુ કરાવી દેવાનું.
અને ટેસ્ટ કરાવો તો એમાં આપણે વધારે પર્ટિક્યુલર પ્રોબ્લેમ ઉપર એમાં ગાઈડન્સ આપી શકીએ. ભાઈ જો કમરનો દુખાવો હોય તો એમાં એક્સરસાઇઝ થી આપણે એને રિકવર